अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में? सुरेश कलमाडी, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, ए राजा, राहुल गांधी, शरद पवार। अब इसमें कई रह गए हैं। जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, देश की राजनीति में तेज हलचल देखने को मिल रही है। केंद्रीय एजेंसियां जैसे ED और CBI जहां विपक्ष के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं इसके विरुद्ध आवाज उठाने के चलते विपक्ष एकजुटता का नारा लगा रहा है। हाल ही में देखा गया कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए उभरी थी, उसके बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त नजर आए, जिनके खिलाफ अब ED और CBI एक्शन ले रही है। अब ऐसे में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आपके नेता कट्टर ईमानदार हैं, तो उन्हें अपने बचाव के लिए ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेताओं के साथ की क्यों जरूरत पड़ रही है, जिनके खिलाफ एक वक्त दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने खुद भ्रष्ट होने के लिए आवाज उठाई थी। देखिए ये वीडियो में। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। HD कुमारस्वामी, राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, शरद पवार। अब इसमें कई रह गए हैं। ये जग जाहिर है कि विपक्ष किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, खुद कट्टर ईमानदार नेता कुछ कथाकथित भ्रष्ट नेताओं के साथ मिलकर बोल रहे हैं। दूसरी ओर PM मोदी ने सार्वजनिक मंच से ये ऐलान किया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। तो देखते हैं कि ये कोई जुमला है या हकीकत में कुछ ऐसा हो भी रहा है। तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते अपनाते भाजपा विपक्ष के लगातार निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ED और CBI के जरिए विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कौन कौन से मामले दर्ज हैं और कैसे भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त होने के बाद भी विपक्ष एकजुटता के सपने देख रहा है। और क्या सही में 2024 चुनाव मोदी बनाम एकजुट विपक्ष हो सकेगा? नरेंद्र मोदी और भाजपा ने 2014 से पहले बतौर विपक्ष कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, और साथ ही आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी भ्रष्टाचार के लिए आवाज बुलंद की थी, जिसके कारण जनता ने केंद्र में भाजपा तो वहीं दिल्ली में आपको भारी बहुमत भी दिया। लेकिन महज 9 से 10 साल में हालात काफी बदले हैं कि जहां पहले एक विपक्ष सत्ता पक्ष से करप्शन के खिलाफ लड़ने की मांग करता था, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ED और CBI की कार्यवाही की मांग करता था, वहीं आज विपक्ष इसके ठीक उल्टा कर रहा है। कुछ ऐसा ही कहना है भाजपा नेता वेंकैया नायडू का। पुराना जमाना में हम लोग जब विपक्ष में थे, हम भी, बाकी लोग भी, कम्युनिस्ट वाले भी, बाकी पार्टियां भी, हम सब लोग मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ। सरकार भ्रष्टाचार को समर्थन करते थे, विपक्ष उसके साथ लड़ते थे, कभी कभी सदन भी स्थगित होते थे। आजकल नया पद्धति आया, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ और काला धन के खिलाफ कदम उठा रहे और विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में इसको विरोध कर रहे। ये तो ट्रेजेडी है। वहीं PM मोदी ने 2014 में आवाज बुलंद कर ये कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक ऐसा नारा जिसने देश के अधिकांश जनता का विश्वास जिताने में भाजपा की बहुत मदद की थी। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। एक ऐसा नारा जो काफी हद तक सच भी होता दिखा, वरना एक वक्त तो ऐसा था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और एक खुद ही कहती थी कि दिल्ली से निकला 1 रुपया दूर दराज गरीब किसान मजदूर तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है। वहीं अब बीजेपी गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा 100% गरीब की जेब में पहुंचता है। एक सिलसिलेवार से प्रक्रिया शुरू की
ताकि बिचौलिए के जरिए करप्शन की गुंजाइश खत्म हो सके। वहीं बड़े से बड़े करप्ट नेताओं के खिलाफ करप्शन के मामले में कार्यवाही भी शुरू की गई। 2014 से लेकर अब तक हमने देखा कि विपक्ष के बहुत से बड़े बड़े नेता सीबीआई और ईडी की रडार पर रहे, जिन पर केस भी चला, कुछ जेल भी गए और कुछ नेता तो बेल पर बाहर भी हैं। लेकिन अब भी भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगी और गिरफ्तारी भी जारी है। कुछ मंत्री जिन पर करप्शन के चार्जेस रहे हैं या चल रहे हैं, आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे। 2007 के आईएनएक्स मीडिया घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को मनी लॉन्ड्रिंग के चलते 106 दिन जेल की सलाखों में रहना पड़ा था। दरअसल पी चिदम्बरम ने 2007 के वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया हाउस को 305 करोड़ रुपए का फंड लेने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIBP से मंजूरी दिलाई थी। इस पूरे मामले में जिन कंपनियों को फायदा हुआ उन्हें चिदम्बरम के बेटे कार्ति चलाते हैं। गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया घोटाले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। वहीं 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। हालांकि पी चिदम्बरम को 2019 में कोर्ट से सशर्त बेल मिल गई थी। मार्च 2021 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्टोरेंट और बार से प्रति महीने 100 करोड़ रुपए एकत्र करने का लक्ष्य दिया था। ईडी, जो मामले के वित्तीय पहलू की जांच कर रही है, उसने आरोप लगाया था कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत रहते हुए देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के माध्यम से मुंबई में विभिन्न बार और रेस्टोरेंट से 4.7 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की दिल्ली वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में 2022 में गिरफ्तारी हुई थी। वक्फ की संपत्तियों में किराएदारी का निर्माण करने, बोर्ड की सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए 33 लोगों की अवैध नियुक्ति करने के लिए जेल भेजा गया था। इसके साथ ही खान ने वाहन खरीद मामले में भी भ्रष्टाचार किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड करप्शन के मामले में एसीबी ने जनवरी 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। बता दें कि एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने कई घंटों की लंबी पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि गिरफ्तारी से पहले एसीबी ने विधायक खान के घर समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी और 12 लाख रुपए और एक बिना लाइसेंस वाला हथियार बरामद किया था। हालांकि कुछ दिन बाद ही उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई थी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का पदभार संभालने वाले सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने 4.8 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। साल 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। हाल ही में जैन का जेल में सेवा का लाभ उठाते हुए वीडियो भी सामने आया था। बता दें कि सत्येंद्र जैन फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनका इस्तीफा भी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंजूर किया था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी नीति 2021-22 बनाने और उसे लागू करने में की गई गड़बड़ियों के आरोप में 26 फरवरी देर शाम गिरफ्तार किया। बता दें कि चीफ सेक्रेटरी द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे। मामले में 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। सिसोदिया को आरोपित नंबर 1 बनाया। गौरतलब है कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लॉन्च हुई, जिसमें बीजेपी ने घोटाले होने के आरोप लगाए गए कि शराब नीतियों में लाइसेंस देने की नीति से कुछ डीलरों को लाभ मिला, जिसके लिए डीलरों ने कथित रूप से रिश्वत दी थी। गिरफ्तारी के बाद 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसको मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंजूर भी कर लिया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। दोनों माँ बेटे दरअसल नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्वॉल्व हैं, जिसके चलते उन्हें 2015 में जमानत मिली थी। हालांकि केस में ईडी द्वारा जांच अभी भी चल रही है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा
ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा भी आरोपी बनाए गए हैं। साल 2020 और 21 में मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की मौत हो गई थी, जिसके बाद सभी आरोपियों को दिसंबर 2015 में इस मामले में निचली अदालत से जमानत मिल गई थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में अब तक कुल 7 बार जेल जा चुके हैं। इसके साथ ही जमीन के बदले नौकरी घोटाला यानी लैंड फॉर जॉब्स स्कैम मामले में भी फिलहाल लालू और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस स्कैम की जांच अब सीबीआई के साथ साथ ईडी भी कर रही है। ईडी ने सीबीआई की शिकायत पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 मार्च को बेल दे दी थी। अदालत ने 50,000 के निजी मुचलके पर सभी को जमानत दी। इसके अलावा विपक्ष के और भी नेता हैं जिनके खिलाफ अलग अलग घोटालों में जांच चल रही है, जैसे तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले मामले में, टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल मवेशी तस्करी घोटाले में, टीएमसी से पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी एसएससी घोटाले के आरोप में प्रेसिडेंसी जेल में बंद हैं। ऐसे और भी भ्रष्ट नेता हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हैं। वहीं भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी विपक्ष की पार्टियों पर भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हमलावर हो रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष भाजपा पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। उनके मुताबिक बीजेपी वॉशिंग मशीन का काम कर रही है। जितने भी दागी नेताओं के विरुद्ध पहले करप्शन के केस चल रहे होते हैं, वो सब जैसे ही भाजपा ज्वाइन करते हैं तो मानो साफ छवि के बन जाते हैं, जैसे कि बीजेपी वॉशिंग मशीन में धोया हो। असल बात यह है कि भ्रष्ट नेता और भ्रष्टाचार दोनों ही देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते भ्रष्ट नेताओं का पकड़ा जाना देश की भलाई है। ऐसे में आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या ईडी और सीबीआई की जांच का कुछ असर 2024 के चुनावों पर होगा। क्या 2024 के चुनावों में भ्रष्ट नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा जनता के लिए मुद्दा बन पाएगा, और क्या इस मुद्दे के जरिए हमें 2024 में एकजुट विपक्ष मिल पाएगा, या फिर से एक बार मोदी सरकार देश संभालेगी। क्या कांग्रेस का विवादित बयान मोदी तेरी कब्र खुदेगी 2024 में उन पर उल्टा तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि इस बयान के जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष को हाल ही में आड़े हाथों लिया और कहा कि जहां कांग्रेस कब्र खोदने की बात कर रही है, वहीं उन्हें जनता जवाब दे रही है और कह रही है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। नारा बोलते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। ऐसे ही और डिटेल रिपोर्ट्स लेके मैं यानी राशि दुबे जल्द ही वापस आऊंगी। तब तक आप देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।